जेल भेज दिया गया है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मानहानि केस में केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 मई तक तिहाड़ जेल भेज दिया है। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के फैसले का उनके समर्थकों ने विरोध किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पहुंचे और नारेबाजी की। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा जाएगा। खबर है कि सुरक्षा कारणों के चलते केजरीवाल को एक अलग सेल में रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री होने का केजरीवाल को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आम कैदी की तरह उन्हें जेल का खाना दिया जाएगा और उन्हें जमीन पर ही सोना होगा। नितिन गडकरी की मानहानि मामले में कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल को जमानत के लिए 10,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा गया, जिसे केजरीवाल ने नकार दिया, जिस पर उन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत बेल बॉन्ड देने पड़ते हैं किसी भी अक्यूज को। केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में। पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि नितिन गडकरी मानहानि मामला सियासी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसीलिए वो जमानत नहीं मांगेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट को भरोसा दिया है हर सुनवाई में हाजिर होंगे, लेकिन उनकी दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के फैसले को सही ठहराया। पार्टी का कहना था कि बात सिद्धांतों की है। बात प्रिंसिपल की है, बात 10,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि 10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है, जब अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है। रिव्यू करने का सवाल नहीं है। कम से कम 100 मामलों में 100 हियरिंग्स में ऐसा हुआ है कि जहां बार बार ये हुआ है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग के आधार पर आप जा सकते हैं, तो दोबारा आ जाइएगा। 31 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें बीजेपी नेता नितिन गडकरी का नाम भी था। गडकरी ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था। कोर्ट ने गडकरी को सही माना, केजरीवाल को गलत। शाम को केजरीवाल जेल गए। इससे पहले सुबह में उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने से इनकार भी कर दिया। जब सरकार बनने की सारी कोशिशें खत्म हो गई तो केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए। जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। पहली बार अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती कबूल की। दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागने वाले केजरीवाल ने लोगों से माफी मांगी। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने अब सीधे विधानसभा चुनाव में उतरने की बात कही। उन्होंने कहा अब सारे फैसले दिल्ली की जनता के बीच जाकर लिए जाएंगे। बहुमत से सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे। सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए। केजरीवाल ने दिल्ली में नया दांव खेलते हुए कहा कि हम जनता के बीच गए। लोगों का कहना है आपने एक गलती की, दोबारा ऐसा फिर मत करना। फिर से सरकार बनाओ, हमें समस्याओं से निजात दिलाओ। जनता कहती है जी एक गलती तो हो गई आपसे, अब दूसरी गलती मत कर देना। इस बार सरकार बना लो। इस बार अगर आपने सरकार बना के हमको रिलीफ नहीं दिलाया तो फिर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा हमने दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी सब कुछ सस्ता कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उपराज्यपाल के जरिए फिर जनता पर महंगाई थोप दी। लेकिन जैसे ही हमने सरकार छोड़ी वैसे ही कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उन्होंने बिजली के बिल फिर से बढ़ा दिए। जनता पे फिर से मुसीबत आ गई। पानी के बिल फिर से बढ़ा दिए। और वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार गिरने के बाद दिल्ली की जनता के बीच हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया, जिससे लोग हमसे गुस्से में हैं और सत्ता छोड़ने को गलत फैसला बता रहे हैं। और पुलिस वालों ने लोगों को जा जाके ये कह के तंग करना चालू कर दिया कि बुला लो अपने केजरीवाल को, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाता है इस रिश्वतखोरी से। बहुत सारे लोगों ने, व्यापारियों ने बताया कि साहब सेल्स टैक्स वालों ने इतनी रेड करनी चालू कर दी। 10-10 सेल्स टैक्स के अधिकारी आते थे और ताने देते थे हमको कि बुला लो अपने केजरीवाल को, अब हम देखते हैं तुमको कौन बचाता है।
भले ही केजरीवाल अब रायशुमारी नहीं करने की बात कह रहे हों, लेकिन पहले वो रायशुमारी करने के बाद भी कह रहे थे। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक बैठक कर जनता से राय मांगना चाह रही थी कि सरकार बनाई जाए या नहीं। दरअसल केजरीवाल आखिरी दम तक सरकार बनाने की तैयारी में थे, इसीलिए उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर विधानसभा भंग नहीं करने की मांग की थी। चिट्ठी सामने आ गई तो केजरीवाल की पोल खुल गई। दरअसल पिछली बार केजरीवाल को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस ने इस दफा समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल को लगा कि अब सरकार बनना मुश्किल है। तब जाकर केजरीवाल ने यू टर्न लिया और अब चुनाव की बात करने लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे समर्थन मांग रहे हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि सरकार वो बनाना ही नहीं चाहते। पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं। उन्होंने राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। किरण ने कहा, अगर बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर मिला तो वो मना नहीं करेंगी। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। अब तक किरण राजनीति में आने से इंकार करती रही हैं, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। वहीं आनंदीबेन पटेल गुजरात के नई मुख्यमंत्री होंगी। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी के करीबी और भरोसेमंद मानी जाती हैं। आज बीजेपी गुजरात विधायक दल की बैठक में आनंदीबेन पटेल को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। इसकी घोषणा पार्टी के पर्यवेक्षक थावरचंद गहलोत ने की। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आनंदीबेन पटेल के नाम का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा ने रखा। अमित शाह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से आनंदीबेन के नाम पर हामी भी भरी। आनंदीबेन पटेल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और गुलदस्ता भेंट किया। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर उनको शुभकामनाएं दी। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर आनंदीबेन पटेल ने पार्टी का शुक्रिया जताया। अपने भाषण में आनंदीबेन भावुक भी हो गईं और कहा कि पार्टी ने इस मकाम तक पहुंचाया जिसके लिए वो आजीवन बीजेपी की आभारी रहेंगी। मोदी कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री की रेस में पहले से ही सबसे आगे चल रही थी। उन्हें मोदी का करीबी और भरोसेमंद माना भी जाता है। राजस्व के अलावा कई अहम मंत्रालय वो संभाल रही थी और सबसे अनुभवी मंत्री भी हैं वो। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए आनंदीबेन पटेल कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोपहर 12:39 पर होगा। देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल कमला बेनीवाल को सौंपा। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने राजभवन में मोदी का स्वागत भी किया और उन्हें भगवान गणेश की एक मूर्ति भेंट की। हालांकि मोदी और राज्यपाल के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन आखिर में दोनों एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। इससे पहले गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को विदाई दी गई। मोदी ने विपक्ष का शुक्रिया भी जताया। अपने विदाई भाषण में मोदी ने कहा कि मेरी कामयाबी इसी में है कि मेरे बाद गुजरात और तेज गति से विकास की राह पर चले। अपने विदाई भाषण में नरेंद्र मोदी ने गांधी जी को याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सामने भी गुजरात और देश को चुनने को लेकर दुविधा थी, लेकिन उन्होंने देश को चुना और ऐसा ही उन्हें भी करना पड़ रहा है। विधानसभा में नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण के दौरान गुजराती अस्मिता की बात भी उठाई। उन्होंने कहा अब पीएमओ में भी गुजराती बोली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएमओ में अब खमन, ढोकला और खाखरा भी खाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि गुजरात विधानसभा उनकी पहली पाठशाला रही और यहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने विधानसभा में भावुक होते हुए ये भी कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वाघेला ने जिम्मेदारियों और समस्याओं की लंबी लिस्ट पेश की, जिसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। दरअसल विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने विधानसभा में मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब बहुमत मिल गया है तो मोदी राम मंदिर बनाकर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को भी मोदी पकड़ कर लाएं। वाघेला ने बीजेपी को बहुमत के लिए मोदी को क्रेडिट दिया और कहा कि 1 साल बाद काम का हिसाब मांगूंगा। वाघेला ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि मोदी योग गुरु बाबा रामदेव को कालाधन वापस लाओ समिति का चेयरमैन बना दे। नरेंद्र मोदी जब विधानसभा के अंदर पहुंचे तो पार्टियों के बीच की दीवार टूट गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला आगे बढ़कर आए। उन्होंने मोदी को अंगूठा भेंट करते हुए गले से लगा लिया। स्पीकर वजुभाई के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जमकर हंसे। स्पीकर ने कहा मोदी को गुजरात का मॉडल और संस्कार पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसी दौरान वजुभाई की एक बात पर मोदी और उनके बगल में बैठे नितिन पटेल हंस पड़े। गुजरात विधानसभा नरेंद्र मोदी का विदाई भाषण उनकी मां हीराबा ने टीवी पर देखा। विधानसभा के विशेष सत्र की पूरी कार्यवाही के दौरान मोदी की मां टीवी से चिपकी रही और जब मोदी भाषण देकर भावुक हो गए तो वो भी भावुक हो गए।
26 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा है। मोदी ने दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी आने का निमंत्रण दिया है। पाकिस्तान के पीएम को न्योता देने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट कर उमर ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण के लिए बुलावा भेजना अच्छा कदम है। उम्मीद है पाकिस्तान से बातचीत की नई शुरुआत होगी। एनडीए के सहयोगी दल शिवसेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर आक्रामक तेवर जाहिर किए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुताबिक मोदी सरकार को पाकिस्तान की हरकतों को उसी के अंदाज में जवाब देना होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी इस साल होने वाली यूएन की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे और खासतौर पर जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल एस जमीर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवीन पटनायक चौथी बार ओडिशा के सीएम बने हैं। बीजू जनता दल को इस बार के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी मिली है। बीजेडी को 147 सीटों में से 117 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 16 और बीजेपी को केवल 10 सीटें हासिल हुई हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नवीन पटनायक को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, ओडिशा के विकास के लिए मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीरभूम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि के मौके पर मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। अमेठी में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ लोगों को धन्यवाद देने के लिए अमेठी पहुंचे। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के लोगों से मुलाकात की और शगुन के तौर पर उन्हें कपड़े और जरूरी सामान बांटे। दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने राज्य से जीते बीजेपी सांसदों के लिए खास डिनर का आयोजन किया। राजस्थान में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी जनसेवा अभियान को जारी रखते हुए हरियाणा के बरवाला में लोक सेवा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन किया। प्रदेश के लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए प्रदेश भर में कई जगह लोक सेवा पंचायत बनाए गए हैं। बरवाला के बाद विनोद शर्मा ने नारनौत में भी लोक सेवा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबको मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। पार्श्व गायक जावेद अली ने देश के मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी के लिए गाना गाया है। गाने के बोल हैं, आई मोदी की सरकार होगा सबका बेड़ा पार। अमृतसर में एक कलाकार ने नरेंद्र मोदी की 5 फीट 7 इंच की लंबी चौड़ी पेंटिंग बनाई है। कलाकार जगजोत सिंह का कहना है कि वो इस पेंटिंग को शपथ ग्रहण करने से पहले मोदी को तोहफे के रूप में देना चाहते हैं। देख रहे हो सुपरफास्ट 100। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए उसने पटना ब्लास्ट केस के आरोपी 4 आतंकियों की गिरफ्तारी की है। इन पर संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए का इनाम था। चारों आतंकियों को इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। एनआईए ने इन्हें रांची से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां तहसीन अख्तर और मोनू की निशानदेही पर हुई, जो पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। पटना ब्लास्ट में पहली गिरफ्तारी इम्तियाज की हुई थी। यूपी के मैनपुरी में जल निगम कर्मचारी की हत्या के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। इस दौरान कुछ लोग जख्मी भी हो गए। इससे पहले हत्या से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। इंदौर में छेड़खानी करने पर एक लड़की ने सवारी गाड़ी के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। लड़की ने थप्पड़ और घूंसों से ड्राइवर को जमकर पीटा। दिल्ली के शास्त्री भवन में आग लगने से हड़कंप मच गया। शास्त्री भवन के 7वीं मंजिल में आग लगने से धुएं का गुबार उठने लगा। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शास्त्री भवन की 7वीं मंजिल पर आग सुबह करीब 9:30 बजे लगी। शास्त्री भवन में कई बड़े मंत्रालय हैं। आग से नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है। असम के गोलपाड़ा जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रक और बस के बीच हुई टक्कर कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। हादसे में मरने वालों में असम का एक मशहूर गायक सुमन महंत भी शामिल है। दिल्ली में पुलिस ने बच्चों की तस्करी के बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के चुंगल से छुड़ाए गए 72 नाबालिग बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच है। तस्कर इन्हें नौकरी का झांसा देकर यूपी बिहार से सप्लाई के लिए दिल्ली लेकर आए हुए थे। दिल्ली में पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। लुटेरों से लूटे गए मोबाइल, कंप्यूटर समेत काफी सामान बरामद किया गया। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पिस्टल और कारतूस उनसे बरामद किए गए।
वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा से दिल्ली लौट रहे यात्रियों को बदमाशों ने लूट लिया। बस के अंदर यात्रियों पर स्प्रे छिड़का गया और लुटेरे सभी का सामान लेकर फरार हो गए। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। आपसे रंजिश में हुई इस चाकूबाजी में 2 युवाओं की जान चली गई। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक लड़का और एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी को सरेआम गोली मार दी। बताया जा रहा है कारोबारी और बदमाश दोनों के बीच गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी, जिस पर बदमाशों ने गोली चला दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक प्रेमी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है लड़की के परिजनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में 2 बदमाशों ने एक लड़की को कैरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। बदमाशों ने लड़की से पहले रेप की कोशिश की। विरोध करने पर लड़की को जला दिया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के पीलीभीत में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने वाली एक लड़की की हत्या का आरोप उसके भाइयों पर लगा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में एमए की एक छात्रा ने पंखे से लटक कर जान दे दी। छात्रा के कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने एग्जाम में नंबर कम आने की बात लिखी है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक नाबालिग ने अपने दादा, पिता और चाचा पर रेप करने का आरोप लगाया है। नाबालिग के मुताबिक दादी के कहने पर उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए दादा की गिरफ्तारी की है, लेकिन आरोपी पिता और चाचा अभी भी फरार हैं। पुलिस इन सभी की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 3 लोगों के जख्मी करने के बाद एक भालू कुएं में जा गिरा। जंगल की ओर से ये भालू गांव में आधमका था। दिल्ली मेट्रो में आज से स्मार्ट कार्ड के लिए नियम बदल गए हैं। अब 200 रुपए में नया स्मार्ट कार्ड बनेगा, जिसमें यात्रियों को 150 रुपए बैलेंस मिलेगा, जबकि 50 रुपए कार्ड की सिक्योरिटी मनी होगी। नए नियमों के मुताबिक कार्ड वापस करने पर अब 5 रुपए की बजाय 20 रुपए की कटौती की जाएगी। जेएमआरसी के मुताबिक हर दिन करीब 1200 स्मार्ट कार्ड की वापसी होती है, जिससे 9 लाख पुराने स्मार्ट कार्ड का ढेर लग गया है। यूपी में जल्द 15 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगेगा। ये टैक्स 15 साल की अवधि के बाद गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के दौरान लिया जाएगा। सरकार की दलील है पुराने वाहन प्रदूषण अधिक करते हैं। पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए ऐसी गाड़ियों पर सरकार ने ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। अब बैंक एटीएम से 50 रुपए का भी नोट निकलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को एटीएम में 50 रुपए के नोट डालने का निर्देश दिया है। में खिलाड़ियों की नीलामी हुई है। इसमें खिलाड़ियों की नीलामी हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में गुलजार हुआ कबड्डी का बाजार। भारत के राकेश कुमार कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें पटना की फ्रेंचाइजी ने 12,80,000 रुपए में खरीदा है। नीलामी में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के मालिकाना हक वाली जयपुर पिंक पैंथर्स ने स्थानीय स्टार नवनीत को सर्वाधिक 11.20 लाख रुपए की कीमत में खरीदा। कबड्डी लीग की इस नीलामी में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ताइवान, साउथ कोरिया, ईरान, इंडोनेशिया, तुर्की, ओमान, केन्या, जापान और ब्रिटेन के खिलाड़ियों की भी बोली लगी। IPL 7 में आज एक मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से होगा। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान केविन पीटरसन पर IPL 7 के मैच में 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बैडमिंटन के उबेर कप मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हरा दिया। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने चोट से जूझ रही इटली की सारा इराली को हराकर इटालियन ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई। नाइजीरिया के जोश शहर में हुए 2 बड़े बम धमाकों में करीब 120 लोगों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ आवाज उठाने पर जियो टीवी ग्रुप के 3 चैनलों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल जियो न्यूज के संपादक हामिद मीर पर पिछले दिनों हमला हुआ था। 67वें कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया। रॉबर्टो केवाली के डिजाइन किए गए गाउन में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुंबई में आने वाली फिल्म हमशक्ल का म्यूजिक लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान और तमाम लोग मौजूद रहे।
मुंबई में अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल का फर्स्ट लुक जारी हुआ। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। आलिया भट्ट और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का फर्स्ट लुक जारी हुआ।